चलिए, पॉलिटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, अभी उतनी ठीक नहीं हो पाई, तो मैं उठ कर के खड़े होकर के लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ। ज़्यादा हाथ पाँव नहीं चला पा रहा हूँ, कमज़ोरी है, उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने यही तय किया कि बैठ कर के ही लेक्चर देता हूँ। और यकीन मानिएगा कि ये लेक्चर बोर्ड ना होने की कमी की वजह से ऐसा नहीं होगा कि प्रभावशाली नहीं होंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली हों, क्योंकि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी, वो प्रतिबद्धता रहेगी। तो आज हम पॉलिटी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको जो पिछला लेक्चर कराया वो पब्लिक सर्विसेज के बाद स्टेट पब्लिक सर्विसेज, जॉइंट सर्विसेज और फाइनेंस कमीशन, वो सीरीज़ ख़त्म होने पर हमने आपसे कहा था कि हम पब्लिक सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। हमने पहले कमीशंस के बारे में पढ़ा, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन। अब हम पब्लिक सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने उन कमीशंस को तो पढ़ लिया जिनसे ये सर्विसेज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आते हैं। अब हम उन आज सर्विसेज को भी समझते हैं। देखिए, जब आप पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें हम 3 तरह से सर्विसेज को रखते हैं: ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। तीनों को मैं बारी बारी से पढ़ाऊँगा। ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट, काडर क्या होता है, उससे जुड़ी हुई क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी समझाऊँगा। और ये भी समझाऊँगा कि जो अभी रिसेंटली अलपन बंदोपाध्याय, चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उनकी वजह से सेंटर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई, उसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट्स को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं। देखिए, जब ऑल इंडिया सर्विसेज की बात होती है तो इसमें 3 सर्विसेज आती हैं। पहली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दूसरी इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS। तो IAS, IPS, IFS। आज़ादी के पहले इनके कुछ और नाम हुआ करते थे, आज़ादी के बाद इनके नाम बदल गए। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आज़ादी के पहले इस फॉर्म में नहीं हुआ करती थी, उसे आज़ादी के बाद क्रिएट किया गया। तो 1947 के बाद नाम बदले हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज का नाम बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रख दिया गया। इंडियन पुलिस का नाम बदला और इंडियन पुलिस सर्विसेज रख दिया गया। और 1966 में क्रिएट की गई एक तीसरी ऑल इंडिया सर्विस, दैट इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 1966 में क्रिएट हुई है। हालांकि 1963 में 3 सर्विसेज के लिए प्रोविज़न बनाया गया था। एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही थी, दूसरी इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस और तीसरी इंडियन सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स। ये 3 सर्विसेज के प्रोविज़न बनाए गए थे, लेकिन इनमें से एक ही सर्विस है जो इफ़ेक्ट में आ सकी, जो एग्जिस्टेंस में आ सकी, और वो थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया सर्विस किस प्रोसेस के वाया क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आर्टिकल 312 के तहत कवर होता है किसी नई ऑल इंडिया सर्विस का सृजन करना। तो ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आज की डेट में हैं आपके पास। क्या समझ आ रहा है? नाम से क्या समझ आ रहा है? ऑल इंडिया लेवल सर्विस है। तो पहले तो यही क्लियर है कि टॉप क्लास सर्विसेज हैं, टॉप रेटेड सर्विसेज हैं। तो जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ से आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज से। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी वहाँ से भी आती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कंट्रोल हैं वो ऑल इंडिया वर्ड जब हम बात करते हैं तो इंडिया फंक्शनली फेडरल है, तो फेडरलिज्म का सिद्धांत आपको यहाँ भी नज़र आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको ड्यूअल कंट्रोल नज़र आएगा। सो दे आर कॉमन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही काम आने वाली सर्विसेज हैं। ये एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट या एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के काम आने वाली सर्विसेज नहीं है। जो एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के काम आएंगी वो सेंट्रल सर्विसेज, और जो एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट से डील करेंगी वो स्टेट सर्विसेज। बट ये पूरे भारत से डील करती हैं और इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। तो इंडिया शब्द जो यहाँ पर यूनियन ऑफ द स्टेट्स के तौर पर यूज़ हुआ है, वही कंसेप्ट आपको यहाँ भी नज़र आता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी ऑफिसर्स रिक्रूट होकर आएंगे वो कॉमन सर्विसेज देंगे, सेंटर को भी और स्टेट को भी। कैसे होगा वो समझाऊंगा अभी। ये एक चीज़ हो गई। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल होता होगा। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही कंट्रोल होता है। जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और जो इमीडिएट कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, इमीडिएट कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों होता है? तो समझिए ज़रा। देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज होने के नाते जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट या जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं, या देश की सरकार जो है, वो गवर्नमेंट इन ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्वेंट्स हैं, जो उनकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का प्रबंध करती है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है और जो ट्रेनिंग है, उसकी ज़िम्मेदारी, उसका बंदोबस्त जो है वो यूनियन गवर्नमेंट पे है, इंडियन गवर्नमेंट पे है। लेकिन ये जो ऑफिसर्स रिक्रूट होकर के आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, इनको सर्व करना होता है किसी न किसी स्टेट में जा कर के। ये किसी न किसी स्टेट में जाके काम करते हैं। उस लिहाज से जिस भी किसी राज्य में ये जा कर के काम कर रहे हैं, जिस भी राज्य को ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो राज्य की सरकार इनको तनख्वाह देती है, इनको सैलरी देती है, और वही राज्य की सरकार इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी देगी। तो इनकी सैलरी, इनकी जो पेंशन है, ये स्टेट गवर्नमेंट से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आती है। लेकिन इनका जो रिक्रूटमेंट है, इनका जो ट्रेनिंग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और मैंने आपको पढ़ाया ही था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इनके लिए, इनके सिलेक्शन प्रोसेस को बना करके इनके लिए एग्ज़ाम होल्ड करती है। तो इस तरह से दो वे में ये टैकल हो रही हैं, सर्विसेज दे रहे हैं राज्यों में जा कर के। आईएएस, आईपीएस, जैसे आपके शहर में भी होंगे सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, वो आईपीएस हैं। वो जॉइनिंग के समय में आईपीएस एसपी हो गए, एएसपी भी हो सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद तो फिर पोस्ट बढ़ती जाएगी, एसएसपी बन जाएंगे या फिर कमिश्नर हो जाएंगे, तो एसएसपी हो जाएंगे, डीआईजी हो जाएंगे, आईजी हो जाएंगे, डीजीपी, डीजीपी, इस तरह से वो आगे तक जाएंगे। मैं जॉइनिंग की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आपके शहरों में आपने देखा होगा, आपके गांव में भी देख लें, आप ज़िले की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी या डीएम, आईएएस, और एसपी, दैट इज़ आईपीएस। तो काम तो राज्यों में कर रहे हैं, आपके ज़िलों में, आपके शहरों में काम कर रहे हैं। तो तनख्वाह भी आपके ही देश की, आपके राज्य की सरकार देगी, और पेंशन भी आपके राज्य की सरकार ही देगी। लेकिन आपने देखा, एग्ज़ाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, तो जो रिक्रूटमेंट है वो, और जो फिर ट्रेनिंग होगी आगे, लबासना में हो ट्रेनिंग या फिर अदर एरियाज़ में जा कर के ट्रेनिंग होती है, वो अलग अलग लोकेशंस रहती हैं जहाँ जहाँ ट्रेनिंग चलती है डिफरेंट आस्पेक्ट को लेके। तो वो सब यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इस तरह से कंट्रोल भी वेरी करता है। जो इमीडिएट कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे कि अगर ट्रांसफ़र्स करनी है स्टेट के अंदर अगर ट्रांसफ़र करना है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन डू दैट, राज्य सरकार वो कर लेगी। जैसे कि आप पंजाब में हैं और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे अमरिंदर सिंह,
तो अगर पंजाब में किसी आईएएस आईपीएस का तबादला करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट कैन डू दैट, राज्य सरकार कर लेगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैपेसिटी में वो है। अगर किसी आईएएस आईपीएस का सस्पेंशन होना है, सस्पेंड करना है उनको, तो वो भी राज्य सरकार कर सकती है लेकिन उसमें शर्त रहती है कि एक तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो जो सस्पेंशन है वो इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना होगा, बताना होगा, जिसमें रीज़न ऑफ सस्पेंशन मेंशन करना होगा। प्रॉपर लेजिटिमेट रीज़न ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए, वो जेन्युइन रीज़न ऑफ सस्पेंशन मेंशन करेंगे आप, और 48 घंटे के भीतर ये करना है। अगर आप ये करने में चूक रहे हैं कि आपने, राज्य सरकार ने किसी आईएएस या आईपीएस को सस्पेंड कर दिया है और 48 घंटे के भीतर आपने केंद्र सरकार को इसके बारे में अवगत नहीं कराया है और विद ड्यू रीज़न आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया है, तो फिर वो सस्पेंशन कंसिडर ही नहीं होगा। वो जो ऑफिसर है वो अपनी जॉब पे रहेगा। लेकिन आपने अगर कर दिया है तो वो सस्पेंड हो जाएगा ऑफिसर। 90 दिनों के लिए एक तरह से उसे छुट्टी कह देते हैं, 3 महीने की छुट्टी हो जाती है। लेकिन अगर आपको इस पीरियड को 90 दिनों से एक्सटेंड करना है तो फिर आपको केंद्र सरकार के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, जो कि प्रधानमंत्री के अधीन रहने वाली, काफ़ी समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन रही वो वो जो मिनिस्ट्री है, तो उसके तहत आने वाला, उस मिनिस्ट्री के तहत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, तो डीओपीटी के पास आपको जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी फर्दर सस्पेंशन के लिए। देन डीओपीटी विल इन्वेस्टिगेट द रीज़न कि फ़र्दर इसमें सस्पेंशन बनता है कि नहीं बनता है। तो पहला तो चेक है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना है राज्य सरकार को, केंद्र को, विद ड्यू रीज़न अबाउट द सस्पेंशन। और दूसरा चेक है कि 90 डेज़ में ही एट अ टाइम छुट्टी पे भेज सकते हैं आप, यानी कि सस्पेंशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर अगेन यू हैव टू रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली टू द डीओपीटी, for the further extension of the suspension. Then the DOPT will investigate about that extension, about the reasons, and will ask questions to the officer and the state government also. Then will decide accordingly. ये तो एक कंट्रोल हुआ, इमीडिएट कंट्रोल। देखिए, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, राज्य सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। गले में थोड़ी समस्या है और पता ही है वायरस वगैरह चल रहे हैं, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। मैंने आपको बताया अभी राज्य के भीतर, कैडर के अंदर अंदर। और दूसरा मैंने आपको समझाया कि आप सस्पेंशन कर सकते हैं। ये तो इमीडिएट कंट्रोल आपने किया। सैलरी राज्य सरकार के द्वारा है, पेंशन राज्य सरकार के द्वारा है, सस्पेंशन एंड ट्रांसफ़र्स राज्य सरकार के द्वारा है, ये सब हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार के पास अल्टीमेट कंट्रोल है। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, डिसिप्लिनरी एक्शन माइनर और मेजर कैटेगरी के होते हैं। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई माइनर कैटेगरी का डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कि आपको सेंसर करना है उस ऑफिसर को, उसने कुछ ऐसा किया है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, उनकी सैलरी विद होल्ड की है या उनका इंक्रीमेंट विद होल्ड किया है, उनका प्रमोशन विद होल्ड किया, तो प्रमोशन रोक लेना, सैलरी को रोक लेना, इंक्रीमेंट को रोक लेना, सेंसर कर देना, वार्निंग दे देना, ये सब चीज़ें माइनर डिसिप्लिनरी एक्शन में आ जाती हैं। मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन जैसे कि रिमूवल कर देना या फिर डिसमिस कर देना या रैंक लोअर कर देना, पहले से नीचे की ओर ले आना, डिमोशन कर देना, ये मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन है। ये लेवल के डिसिप्लिनरी एक्शंस कि इंक्रीमेंट्स को विद होल्ड करना या फिर सैलरीज़ को विद होल्ड कर लेना या फिर और जो उनको सेंसर करना, उन्हें क्रिटिसाइज़ करना, उनके प्रमोशंस को विद होल्ड कर लेना, माइनर डिसिप्लिनरी एक्शंस। मेजर मैंने अभी आपको बताया, उन्हें रिमूव ही कर देना सर्विसेज से, उन्हें डिसमिस कर देना सर्विसेज से। रिमूवल और डिसमिसल में ये अंतर रहता है कि अगर आप एक बार सर्विसेज से रिमूव किए गए हैं तो ये चीज़ आपको रोकती नहीं है फर्दर गवर्नमेंट की सर्विसेज में आने से। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स को सर्व कर सकते हैं फर्दर। और अगर वो आपको
अपॉइंट करते हैं तो। लेकिन आप डिसमिस हो गए हैं अगर, तो फिर आप दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, सरकारों के द्वारा दोबारा काम नहीं कर सकते। तो डिसमिसल, रिमूवल, डिमोशंस ये मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये डिसिप्लिनरी एक्शन की कंट्रोल, ये जो ताकत है एक्सक्लूसिवली इंडियन गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह लीजिए आप, जो आपको सही लगता है, ये उनके पास है। तो देखिए ये अल्टीमेट कंट्रोल्स थे, ये अल्टीमेट पावर। रिमूव ही कर दिया आपने किसी को सर्विसेज से, दिस इज़ अल्टीमेट एक्शन। आपने किसी को डिसमिस ही कर दिया, दिस इज़ अल्टीमेट एक्शन। आपने किसी का डिमोशन कर दिया, सच एक्शंस आर समवेयर अल्टीमेट। तो डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से जुड़े हुए मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, कैडर एलोकेशन करने की शक्तियाँ, कैडर एलोकेट करना किसी को, जैसे किस राज्य में उसे अपॉइंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कैडर चेंज करना, एक कैडर से दूसरे कैडर में ट्रांसफ़र कुछ खास परिस्थितियों में, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये सारी शक्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए मैंने बताया कि दे आर कॉमन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एंड दोनों ही गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इन पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। अब आप कहेंगे सर इन्होंने राज्यों को तो सर्विसेज दे दी हैं, तो सेंटर को ये सर्विसेज कब देते हैं, कैसे देते हैं आप, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्यूटेशन पर सर्विसेज ले सकती है। यानी कि राज्य सरकार, जिस भी राज्य सरकार के पास ये ऑफिसर्स सर्वेंट्स तैनात रहते हैं काम करने के लिए, वहाँ से ये एक फ़िक्स्ड टेन्योर पे डिप्यूटेशन पर डिप्यूट हो जाते हैं टू द सेंट्रल सर्विसेज, यानी कि फॉर द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे डिप्यूटेशन सिस्टम कहते हैं, और एक फ़िक्स्ड टेन्योर के लिए होता है, इसलिए इसे टेन्योर सिस्टम भी कहते हैं। तो टेन्योर सिस्टम के तहत डिप्यूटेशन पर ऑफिसर्स आते हैं राज्यों से, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं, और सर्विसेज पूरी होने पर, वो फ़िक्स्ड टेन्योर पूरा होने पर ऑफिसर्स वापस राज्यों में चले जाते हैं। जिस जिस कैडर में भी वो एलोकेटेड होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए, केंद्र सरकार को भी इन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी, और राज्य के पास तो ये चले ही गए थे काम करने के लिए। तो दैट इज़ द सिस्टम। अब यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है, कैडर। कैडर शब्द क्या रहता है? कैडर को कई तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए कई बार आप देखेंगे किसी ऑफिसर के बारे में कह देते हैं 1987 कैडर का IAS ऑफिसर, तो आप देखेंगे कि 1987 कैडर 87 यानी कि जिस ईयर में वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सेलेक्ट हुए थे उसे भी कैडर के साथ जोड़ दिया है। या फिर कई बार आप कह देते हैं IAS कैडर है, IPS कैडर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS कैडर है, इस तरह से भी कैडर वर्ड सुनने को मिलता है। या फिर आप ये भी सुन लेते हैं कि बिहार कैडर है, यूपी कैडर है, पंजाब कैडर है, तमिलनाडु कैडर है, कर्नाटका कैडर है, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर कैडर है। राज्यों से भी जोड़ दिया कैडर को। तो कैडर शब्द बड़ी बार आ रहा है। सर्विसेज से भी जुड़ जाता है कैडर, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज कैडर है, कि इंजीनियरिंग सर्विसेज कैडर है, कि ऑर्डिनेंस सर्विसेज का कैडर है, क्या है उसमें भी कैडर आ जाता है। तो कैडर शब्द का हिंदी शब्द है संवर्ग। तो क्या होता है, जैसे ध्यान से समझिए। देखिए सर्विसेज तो ऑल इंडिया सर्विस है, एक भारत है हमारे पास, हमारा भारत। अब उसमें आपने पॉलिटिकल व्यवस्था ये कर दी, पॉलिटिकल आपकी जो प्लानिंग है वो ये थी कि आपने उसे प्रशासनिक आधार पर, भाषा के आधार पर कामकाज हो, इसके लिए राज्य बना दिए। तो पॉलिटिकली हमारा जो भारत है राज्य आ जाते हैं, राज्यों की अपनी टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी हम उसको लेकर के चलते हैं। इसके तहत आज की डेट में आपके पास 28 राज्य आ जाते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी। तो ये हो गया पॉलिटिकल डिमार्केशन ऑफ द कंट्री।
अंडरलाइंग अगर देखें तो देश तो एक ही है। जब बात होगी ऊपर से जब दिखेगा तो भारत तो वही है। कामकाज के नक्शे पे आपको ऊपर से आसमान से ये राज्य दिखेंगे भी नहीं, आपको एक भारत दिखेगा, उसकी फ़िज़िकल फीचर्स दिखेंगे। आपको हिमालय ज़रूर दिखेगा, आपको थार का डेज़र्ट भी दिखेगा, आपको घाट भी दिखेंगे, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट, विंध्य पर्वत भी दिखेगा, उत्तर पूर्व के पर्वत भी दिखेंगे, लुशाई घाटियाँ और बाकी पर्वत, पेनिनसुलर प्लेट्यू भी दिखेगा। राज्य कहीं नहीं दिखेंगे ऊपर से। नक्शे पे बनाए हमने राज्य। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट है एक तरह का कि देश की व्यवस्था चल पाए, प्रशासनिक व्यवस्था से देश चल पाए, नियम कानून प्रभावी हो सके, लागू हो सके, लोगों को उनकी आइडेंटिटी मिल सके, लोग अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर सकें। वो बहुत सारे रीजंस हैं। मेन एस्पेक्ट ये है कि ऊपर से आपको ये नहीं दिखता है कि कहाँ पंजाब, किस तरह का पंजाब का बॉर्डर या किस तरह का हरियाणा का बॉर्डर है, नक्शे पे दिख जाता है। तो अंडरलाइंग जो भारत है वो तो एक ही है, देश तो एक है, लेकिन हमने उस देश को पॉलिटिकली राज्यों में बांट लिया और आज उसी मुताबिक देश चल भी रहा है। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, सभी राज्य हैं। अब इसी तरह से जैसे एक भारत है, अंडरलाइंग जो एक बेस है वो तो एक भारत है, इसी तरह से ऑल इंडिया कैरेक्टर की सर्विस है। सर्विस एक है ऑल इंडिया कैरेक्टर की, ठीक है, तो वन सर्विस ऑल इंडिया कैरेक्टर, आप उसे ऑल इंडिया सर्विस कह देते। सर्विसेज इस प्लूरल वर्ड इसलिए यूज़ होता है कि ऑल इंडिया कैरेक्टर की उसमें भी 3 आ जा रही हैं, दैट इज़ IAS, IPS, IFS, इसलिए वर्ड सर्विसेज है। लेकिन कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो वो ऑल इंडिया है, ये उसका चरित्र है, संपूर्ण भारत के लिए है। तो ये एक सिस्टम हो गया। लेकिन अब संपूर्ण भारत के लिए आपने एक ऑल इंडिया सर्विस तो बना दी, संपूर्ण भारत में इसको लागू होना है उस ऑल इंडिया सर्विस को। तो उस ऑल इंडिया सर्विस के तहत आप जिन लोगों को रिक्रूट करेंगे उन्हें ऑल इंडिया लेवल पे जाके सर्व करना है। तो अब जब इस तरह से उन्हें सर्व करना है तो इंडिया नाम का कोई रेलवे स्टेशन तो है नहीं, इंडिया नाम का कोई बस स्टैंड तो है नहीं, तो कहाँ जा कर के सर्व करेंगे? तो सर्विसेज देने के लिए आपने उस एक सिंगल ऑल इंडिया कैरेक्टर की उस सर्विस को फर्दर डिवाइड किया। ऑल इंडिया सर्विस एक सिंगल सर्विस है बेस में, उसको आपने फर्दर डिवाइड किया। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करना कह सकते हैं। तो कैसे कि यही ऑल इंडिया सर्विसेज के कई हिस्से बना दिए आपने, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, यूपी, पंजाब, इस ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे कैडर बना दिया आपने। अब वो बिहार कैडर वर्ड जुड़ जाने से वो बिहार सर्विस नहीं हो जाएगी। बिहार एक काडर है, बिहार एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एग्जीक्यूट होगी वो सर्विस जिसका चरित्र ऑल इंडिया है। तो बिहार नाम जुड़ जाने से, पंजाब नाम जुड़ जाने से, तमिलनाडु या कर्नाटक नाम जुड़ जाने से सर्विस का चरित्र बदल नहीं जाएगा। सर्विस अखिल भारतीय है, वो अखिल है, भारतीय है, ऑल है, इंडिया है। लेकिन वो एग्जीक्यूट इस समय में, अब इंडिया लेवल पे काम करना है कोई, तो इंडिया क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, टेल मी द इंडिया। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इंडिया के स्तर पे कुछ काम करना है तो सोचो यार, काम तो स्टेट्स में ही करना होगा। भारत की शिक्षा को बेहतर बनाना है तो कहाँ काम करना है? भारत के राज्यों में। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ कि भारत का लिटरेसी रेट 74-75% पे चल रहा है, भारत की लिटरेसी रेट को हमें 100% करना है, तो ये हम कहाँ करेंगे? अब कोई भारत नाम का राज्य तो है नहीं, कोई भारत नाम की धरती ऐसी। भारत में यदि हमें 100% तक लिटरेसी रेट बढ़ाना है, हमें भारतीय राज्यों में ही बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत के लोग उन राज्यों में बस रहे हैं। क्योंकि भारत
जो है उन यूनियन है उन राज्यों की, ये बड़ी चीज़ है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसी तरह से अब अखिल भारतीय चरित्र की कुछ सेवाएं हैं, ऑल इंडिया कैरेक्टर की सर्विस है, और लेकिन उन्हें उस ऑल इंडिया कैरेक्टर को धारण करते हुए उस ऑल इंडिया पर्पस को एग्जीक्यूट भी तो करना है, वो सर्विसेज एग्जीक्यूट भी तो होंगी, तो वो होंगी राज्यों में। इसलिए हमने उन उस ऑल इंडिया सर्विस को एग्जीक्यूशन के पर्पस से जिस जिस राज्य में एग्जीक्यूट हो रही हैं उस राज्य के कैडर के नाम से संबोधित कर दिया। तो जैसे ऑल इंडिया सर्विस नाम का एक पन्ना रख लीजिए, एक पेज रख लीजिए, और उसके ऊपर जैसे बोतल के खुले हुए ढक्कन, अलग अलग राज्य के नाम के वो ढक्कन उस पन्ने पर रख देंगे, तो अंततः जब हम उन ढक्कनों को घुमाएंगे तो पन्ना जो है वो उतना हिस्सा कट के नीचे आ जाएगा। अगर वो एज टू एज हों तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, तो वो सारे ढक्कनों के नीचे के पेपर कट कट के उस टेबल पे रह जाएंगे। ये सारे कैडर हो गए। लेकिन ये कैडर निकले कहाँ से? उस सिंगल ऑल इंडिया सर्विस से। और जब दोबारा से इन कैडर्स को जोड़ देंगे तो फिर से वही ऑल इंडिया सर्विस ही बनेगी, वही पन्ना बन जाएगा, वही पेज बन जाएगा। तो ये चीज़ है। तो एक सर्विस है जिसका पर्पस है एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके पर्पस से हमने उस सर्विस को पूरे देश भर में एग्जीक्यूट करने के लिए उस सर्विसेज का एक तरह के ज़मीनी स्तर पर, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण कर दिया है। संवर्ग हो गए, कैडर्स बन गए, जो फिर राज्यों की बाउंड्रीज़ के साथ लगभग को-टर्मिनेट हैं, को-टर्मिनस हैं। तो बिहार की सर्विस, बिहार में यदि सर्विस जा रही है ऑल इंडिया सर्विस, तो बिहार कैडर हो गया, या फिर यूपी में जा रही है ऑल इंडिया सर्विस तो यूपी कैडर हो गया। वो कैडर है यूपी का। यूपी कैडर फॉर व्हाट? फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज। वो सर्विसेज ऑल इंडिया हैं, वो यूपी सर्विसेज नहीं है। बस इसको ध्यान रखना। ये एक आस्पेक्ट आई बात समझ में। फिर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जैसे कि ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, तो जैसे बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों से मिल करके और केंद्र शासित प्रदेशों से मिल करके देश बन रहा है। तो सभी के योगदान से देश बन रहा है। इसी तरह से अब अगर हम ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज देखें तो फिर हर राज्य के स्तर पर IPS, IAS की रिक्वायरमेंट रहती है। एक पर्टिकुलर नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस बरस इतने IAS, हमें इतने IPS चाहिए। तो फिर यही समझ लीजिए, इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि वो जो ढक्कन से पन्ने काटा था हमने, वो हर ढक्कन के नीचे का जो पेज का टुकड़ा कटा था, सबको जोड़ेंगे तो एक सिंगल पेज बन जाएगा। बस वैसा ही है कि हर राज्य यानी कि हर कैडर अपने अपने तरफ से सर्विसेज कंट्रीब्यूट करके उस ऑल इंडिया सर्विस को एक आइडेंटिटी दे रहा है, एक एग्जिस्टेंस दे रहा है। तो इसलिए ये कैडर के तौर पर जाने जा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन। कैडर मतलब द सेकंड एस्पेक्ट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। बिहार इज़ कंट्रीब्यूटिंग दिस मच ऑफिसर्स, पंजाब इज़ कंट्रीब्यूटिंग दिस मच ऑफिसर्स टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, and then the Andhra is contributing, Telangana is contributing this much officer to the all India services. So it is a contribution of all the states to the all India services because they are contributing their cadre, and that all India service is a kind of amalgamation of all the cadres. The final version will be the all India service. So the all India service, if you need to execute it, you need to execute it at the state levels, and ultimately it will become the cadre. The territory of that cadre will be co-terminus to the territory of the state. And the second aspect is the states are contributing, and by contributing to the all India level services, from their share
All the states are contributing different numbers. They are forming one single service, that is the All India service. That is the aspect. ये एक हो गया जो राज्यों के स्तर पर समझा हमने। अब दूसरा है एक आस्पेक्ट की ऑल इंडिया सर्विस कॉन्टिन्यूटी में समझें। ऑल इंडिया सर्विस का आस्पेक्ट कॉन्टिन्यूटी के आस्पेक्ट में समझें। इनकी ये कॉन्टिन्यूअस हैं, ये इस बात से प्रमाणित किया जाता है कि देयर इज़ वन सर्विस विच इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। इट इज़ नॉट द सर्विस जो 1 साल के लिए क्रिएट की, 2 साल जब नौकरियों की ज़रूरत है तो सर्विस है, जब नौकरियों की ज़रूरत ही नहीं तो वो सर्विस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सर्विस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडियन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। It is a kind of a continuous arrangement given by the Constitution of the India for the proper administration of the country। एक तरह का निरंतर चलने वाली एक व्यवस्था है जो भारत के संविधान ने दी है। भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए भारतीय संस्थाएं चलती रहें और भारतीय राज्य प्रणाली काम करती रहे, उसके लिए एक निरंतर प्रक्रिया ये दी गई है। इसकी निरंतरता को दिखाने के लिए that is a one service and it is a nirantar service, it is a continuous service, its character is continuous somewhere, its character is permanent, its existence is permanent। तो फिर जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको टाइमलाइन पे भी हम कार्डर से बता रहे हैं कि ये एक सर्विस के ही हैं सारे, दे आर फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विस। उनका इंटीग्रिटी, उनका कैरेक्टर, उनका कंडक्ट इर्रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वही रहा होगा जो ऑल इंडिया सर्वेंट का रहना चाहिए, और वो कंडक्ट, उनका बिहेवियर, उनकी इंटीग्रिटी इर्रिस्पेक्ट ऑफ टाइम वही रही होगी। ये हम कैसे बता सकते हैं? जब हम ये बताएंगे कि अंडरलाइंग ये सब सेम सर्विसेज से हैं। इसके लिए हम उनको डिफरेंट ईयर्स से दर्शा रहे हैं बाय द नेम ऑफ द कैडर, कि 1987 कैडर से हैं, 1990 कैडर से हैं, 1999 कैडर से हैं, बट फ्रॉम आईएएस कैडर, फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज, फ्रॉम आईपीएस, दैट इज़ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो वो कंटिन्यूटी को दिखाया हमने यहाँ पर कि ईयर चाहे कोई भी हो, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, और वो हर ईयर को हमने एक कार्डर ईयर बताया वहाँ पर। ठीक इसी तरह से हम इनको सर्विसेज के साथ भी जोड़ते हैं। अब जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ये तो एक इसका कैरेक्टर बताया कि सर्विस का कैरेक्टर क्या है, ऑल इंडिया है, लेकिन उसमें भी फर्दर सर्विसेज हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस को भी हमने फर्दर सर्विसेज में जब वर्गीकरण किया उसका, तो वो भी हमने उसको एक कैडर के तौर पर लिया कि आईएएस कैडर है या आईपीएस कैडर है। आईएएस कैडर है या आईपीएस कैडर है कि वो किसी राज्य में जब जाएगा, पंजाब में जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी राज्य में जाएगा, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी राज्य में जब जाएगा तो वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज के तौर पर जाएगा। ये ठीक है कि उसको बिहार कैडर मिला या उसको झारखंड कैडर मिला, उड़ीसा कैडर मिला, ये क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत उसे ये कैडर मिल गया। लेकिन उस कैडर में भी वो ऑल इंडिया सर्विसेज की कौन सी सर्विस का कैडर होल्ड कर रहा है। अब पंजाब की ही बात कर लें तो ऑल इंडिया सर्विसेज का पंजाब एक कैडर है, पंजाब कैडर। तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके लिए ही पंजाब का एक कैडर माना गया है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस है, आईपीएस है, तो पंजाब कैडर में ऑल इंडिया सर्विस में से कौन सी सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो फिर इस तरह से ऑल इंडिया सर्विस को राज्यों के स्तर पर पर्टिकुलर सर्विस के नाम से भी कैडर के तौर पर जानते हैं कि पुलिस सर्विस कैडर है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कैडर है। तो इस तरह से कैडर हो गए कि आईएएस कैडर में है, पंजाब कैडर है, आईएएस कैडर है, पंजाब का आईएएस कैडर या पंजाब कैडर का आईएएस ऑफिसर। तो पंजाब कैडर, आईएएस कैडर, दोनों बातें जायज़ हैं, सही हैं, गलती नहीं है। पंजाब कैडर, आईपीएस कैडर। तो जब आपको पूछा जाए कि भाई कौन सी सर्विस का कैडर, आपका सर्विस कैडर क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई आईएएस कैडर, आईपीएस कैडर,
और आपको पूछा जाए कि भाई आपका जो ज्योग्राफिकल कैडर है, रीजन कैडर है, टेरिटोरियल कैडर क्या है, तो कहेंगे पंजाब कैडर है, और या फिर बिहार कैडर है, हरियाणा कैडर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कैडर जोग्राफिकली पंजाब हो गया, कैडर सर्विस वाइज आईएएस हो गया, कैडर ईयर वाइज 1990 हो गया। अंडरलाइंग थिंग इज इट इज़ ऑल इंडिया सर्विस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए कैडर के माध्यम से आप उस जो अंडरलाइंग इंटीग्रिटी है सर्विसेज की उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये कैडर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इस पर कभी लेक्चर बनाएंगे। कैडर को लेकर के भी पॉलिसीज़ हैं कि आपको कौन सा कैडर मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। रिसेंटली 2017-18 में सरकार कैडर पॉलिसी भी लेकर के आई नहीं, उस पर भी हम लेक्चर बना देंगे, कोई बात नहीं। अभी कैडर समझाना था, वो मैंने आपको समझाया। तो जब आप लोगों का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आता है DAF, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब मेंस के बाद फॉर्म आता है आपके पास, उसमें आपको सारा डिटेल्स फिल करनी होती है, कैडर का प्रेफरेंस वगैरह बताना होता है सारा। उसमें ये सब आते हैं, राज्यों के नाम वगैरह आते हैं। अलग अलग कैडर्स में भारत को बांटा गया है। तकरीबन हर राज्य को एक कैडर दे दिया गया है, लेकिन कुछ राज्यों को ग्रुप भी किया गया है, जैसे कि आसाम और मेघालय को सिंगल कैडर रखा गया है। आसाम मेघालय का एक कैडर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम एंड यूनियन टेरिटरीज़, अगमुट कह सकते हैं आप इसको, AGMUT, इनको जोड़ करके भी एक कैडर बनाया। तो इनका सबका एक कैडर, आसाम मेघालय का एक कैडर, तो ये 2 कैडर हो गए। लेकिन देखिए कितने राज्य आ रहे हैं इनमें और कितने केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए, लेकिन कैडर 2 ही हुए और बाकी राज्यों के अपने अपने कैडर। तो इसलिए एक ऑफिसर जब एक बार एक कैडर एलोकेट हो जाता है, सेंटर, मैंने बताया था कैडर एलोकेशन सेंटर की ताकत है, सेंटर ही कैडर एलोकेट करता है, और कैडर चेंज भी अगर होना है तो सेंटर करेगा। तो एक बार ही एक ऑफिसर को जब कैडर एलोकेट हो जाता है, तो फिर अपनी पूरी सर्विसेज के दौरान वो ऑफिसर उसी कैडर में रहता है। इसलिए तो फिर वही राज्य सरकार उसे पेंशन भी देगी ना। अगर वो उस राज्य के सरकार के पास काम करता रहा है तभी तो वो पेंशन देगी ना। अगर वो 2 महीने इस राज्य में, 2 महीने दूसरे राज्य में, तीसरे महीने तीसरे राज्य में काम कर रहा है, तो फिर एक राज्य सरकार उसे पेंशन कैसे देगी? वो तो कई राज्य सरकारों को उसे पेंशन देनी होगी। ऐसा नहीं है, एक बारी जब आपको एक कैडर मिल जाता है तो फिर आप उस कैडर में ही फिक्स हो जाते हैं। आपको पंजाब कैडर मिल गया है तो आप पंजाब में रहेंगे। पंजाब के अंदर कभी अमृतसर, कभी लुधियाना, कभी कहीं आपका ट्रांसफ़र पंजाब सरकार कर रही है, वो एक अलग बात है। कैडर आपको पंजाब का मिल गया है, अब आपकी सर्विसेज के दौरान आपके पास यही कैडर रहने वाला है। हाँ, कुछ कारण है, जैसे कि शादी हो जाती है 2 IAS ऑफिसर्स की मान लीजिए, और फिर कोशिश की जाती है कि एक ऑफिसर का जो कैडर है दूसरे को उसकी तरफ ट्रांसफ़र किया जाए, उनका कॉमन कैडर कर दिया जाए। ऐसे में जिस कैडर में एक ऑफिसर को लेके आना है तबादला करके, उस कैडर से यानी कि उस राज्य से, सरकार से अनुमति ली जाती, पूछा जाता है कि आप इस ऑफिसर को स्वीकार कर लोगे। वो अनुमति दें तो ठीक है, वरना उस ऑफिसर को उठा करके इस की तरफ लेकर आते हैं, इस कैडर की तरफ। इस राज्य सरकार की अनुमति ली जाती है, ये माने तो ठीक है, वरना दोनों को ले जाके किसी तीसरे कैडर में, किसी तीसरे राज्य में डालते हैं जहाँ पर रह सके वो। तो शादी एक ग्राउंड है, या फिर आपकी जान को थ्रेट है, आपके परिवार की जान को थ्रेट है, आपकी थ्रेट किसी भी रीज़न से, या फिर पर्यावरण, मौसम आपको नहीं जम रहा है, आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो भी आपको फिर आपका कैडर चेंज कर दिया जाता है। पहले आपको किसी एक नए कैडर में भेज के 3 साल तक रखा जाता है डेपुटेशन पे। अगर जम जाए कहानी, सेटल हो जाए मामला, फिर वहाँ परमानेंट कर देते हैं। लेकिन ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखिएगा। राज्य सरकार के पावर नहीं है ये करने की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत है। तो कैडर वही रहता है ऑलमोस्ट। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस मैंने जो आपको ये बताए हैं जिस दौरान कैडर चेंज होता है, अदरवाइज